Hello learners, welcome to IS Marathon. So welcome back with this new lesson and आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पहला चैप्टर तो देख ही लिया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको एक बार जा करके देख लें। ये सेकंड पार्ट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो इसके अंदर हम देखेंगे सैंक्शन बिहाइंड दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कारण क्या रहे हैं, रीजन क्या रहे हैं, रेशनैलिटी क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। यस, सो बी एन राव, सर बी एन राव, इनका पूरा नाम बताओ नीचे मुझे। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी उस टाइम की। ठीक है, नाइटहुड मिला हुआ था इनको, सर की उपाधि इनको दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होंगे इंडिविजुअल के, वो राइट्स बेसिकली वो जस्टिसेबल होंगे एक तो, और एक नॉन जस्टिसेबल होंगे। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया और ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो यस, वही एक फंडामेंटल राइट बनाए गए, दूसरे आपके DPSPs बनाए गए, है ना। तो वो इन्हीं की दिमाग की उपज है। नेक्स्ट आता है आपका, तो जब भीमराव अम्बेडकर सर इतने महान जो चेयरमैन थे बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने सबसे पहले उनको जब कहा गया कि सबसे पहले आप जो है स्पीच दें, है ना, तो उन्होंने सबसे पहले थैंक यू किया था किसको, BN राव को, सर BN राव को। ठीक है, तो इनका 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 रोल बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना। सो DPSPs जो है नॉन जस्टिसेबल है, आर्टिकल 37 में पढ़ लिया हमने कि आर्टिकल 37 क्या कहता है कि वही जो हमारे नेशन की गवर्नमेंट, हमारी नेशन की जो गवर्नमेंट है उसकी उसको उसकी गवर्नेंस में ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं DPSP के, वो जो है उसके पालन करना, उसको अपने एक्शन के अंदर इंक्लूड करना ड्यूटी है स्टेट की, है ना, चाहे वो लॉ बनाए चाहे पॉलिसी बनाए। तो ये मॉरल एप्लीकेशन लगाता है, ना कि जस्टिसेबल नहीं है, आप जा करके कह तो नहीं सकते, लेकिन ये मॉरल एप्लीकेशन है स्टेट के। तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ ये सब बातें फर्स्ट पार्ट में, है ना, तो उसको देख लेना आप। तो हम कह सकते हैं कि रियल फोर्स तो उस टाइम की क्या थी, पॉलिटिकली थी, है ना, कि पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड है। अब अलादी कृष्णा स्वामी अयंगार, बहुत ही बहुत अय्यर, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी उस टाइम की। इतना कंटेंट इन्होंने डेवलप कर दिया, क्या होता है ना, बहुत ज़बरदस्त बोलते थे। तो नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनका कहना था। नेक्स्ट आते हैं आपके भीमराव अम्बेडकर सर। इतना कंटेंट और इतनी पेपर्स और इतना राइटिंग्स है इनकी कि एक पर्सन अपने लाइफ टाइम में पढ़ नहीं सकता। ठीक है, इतना कंटेंट दे करके गए हैं। तो आप जा करके देखें भीमराव अम्बेडकर सर, इनकी इतनी ज़्यादा कमेंट्रीज हैं और आपके स्पीचेस हैं। आप जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको मिलेगी। और उससे कहीं ज़्यादा जो इनका जो कंटेंट है, इनकी राइटिंग्स हैं, इनकी PhD हैं, वो ही अभी तक ऑनलाइन नहीं की गई है, उन्हीं को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अभी तो जाने कितना इनका आर्टिकल, इनके कितने कंटेंट जो है ऑफलाइन ही है। ठीक है, तो कितना कुछ ये यहाँ पर डेवलप करके गए हमारे सबके लिए। ठीक है, तो इतने ज़बरदस्त पढ़े लिखे लोग थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, है ना, तो हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था किसने, हमारे भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट विच रेस्ट्स ऑन अ पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्योंकि सब लोगों को पता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए है, और अगर इसको इग्नोर करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में जनता इनको जो है वो इनका इनका जवाब दे देगी। ये कहना था आपके भीमराव अम्बेडकर का, हमारे भीमराव अम्बेडकर का। अब फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको नॉन जस्टिसेबल बना तो दिया, है ना, लीगली इन्फोर्सिबल बना तो दिया, लेकिन उसके रीज़न क्या थे। पहला कि कंट्री जो है इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि सबको ही फ्री एजुकेशन भी दे दे, फ्री खाना भी दे दे, एम्प्लॉयमेंट भी दे दे, है ना, और ये सब इतना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। और तो गवर्नमेंट जब भी किसी भी के लिए सफिशिएंट होगा तो उस एक्शन को गवर्नमेंट करेगी, है ना। नेक्स्ट, तो पहला हमने देखा कि क्या था आपकी जो सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस जो कंट्री के अंदर थी, वही एक कारण था इसके इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, क्योंकि लोग समझते ही नहीं थे उस टाइम पे। नेक्स्ट आता है आपका न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट जो है विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशंस माइट बी क्रश्ड अंडर द बर्डन अनलेस इट वॉज फ्री टू डिसाइड द ऑर्डर्स, सो टाइम, प्लेस एंड मोड ऑफ फुलफिलिंग दैम। ठीक है, तो इसको बेसिकली छोड़ दे गया, है ना, कि इतना जो है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले से भी थी हमारे यहाँ पे थी, है ना। सो नई कंडीशंस उस टाइम पे जो थी उभर कर आ रही थी, जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो हमको काफ़ी सेटल्ड लगती है, बट उस टाइम पे ऐसा था नहीं। तो इसको
एक ये भी रीज़न था जो कि जिसको नॉन जस्टिसेबल बनाया गया, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देयरफॉर टेकिंग अ प्रैग्मेटिक व्यू, इन्होंने एक प्रैग्मेटिक व्यू देखा and refrained from giving teeth to these principles. They believed more in an awakened public opinion rather than in court procedures as the ultimate sanctions for the fulfillment of these principles. ज़बरदस्त बात कही इसके अंदर कि कोर्ट प्रोसीजर्स पे डिपेंड होने से अच्छा है कि हम पब्लिक ओपिनियन और एक अवेयर्ड पब्लिक ओपिनियन पे बिलीव करें, ताकि जो है अल्टीमेट एम तो क्या है इनका, इन प्रिंसिपल्स का, वो वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। और वो इसी से ही यहाँ पर लाभ पाएंगे जब वो एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन बना पाएंगे, ठीक। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स सॉरी आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके आपके क्रिटिसिज्म क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि क्रिटिक्स प्रोवाइड कराते हैं, इनका क्रिटिसिज्म प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला वही हम सबको पता है कि नो लीगल फोर्स, तो ये सबसे पहला क्रिटिसिज्म भी है और सबसे पहला फीचर भी था, ठीक। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल इन कैरेक्टर है। केटी शाह बहुत ज़बरदस्त पर्सन, केटी शाह सोशलिस्ट इनको मान सकते हैं, ठीक है। सो इन्होंने कहा था इट्स अ पायस सुपरफ्लूटिस, ठीक है। इनको पायस सुपरफ्लूटिस, जबरदस्त पढ़े लिखे लोग थे इस टाइम के, बहुत ज़बरदस्त। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ना आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एंड केटी शाह इन्होंने कहा था, इनको कंपेयर कर दिया बेसिकली विद अ चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली विद द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट, यानी कि अगर देखो ये इनका संकेत किसकी तरफ है कि अगर नेशन के पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, तो आपको दे देगी, आपके लिए काम कर देगी, नहीं तो हाथ झाड़ लेगी, ठीक है। बैंक ऐसे ही तो करता है भाई। अब इन सब में इनके आर्ग्यूमेंट जो है, केटी शाह के ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट्स होते थे। मेरे फेवरेट पर्सन है पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केटी शाह, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर सर की तो जगह ही अलग है, ठीक है, लेकिन केटी शाह इज वॉज अ ज़बरदस्त पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके नसरुद्दीन। इनका कहना है कि इन प्रिंसिपल के लिए इन्होंने कहा है नो बेटर देन अ न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन द 2 जनवरी। ये बहुत ही कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप सब कि 1 जनवरी को जो रेजोल्यूशन लेते हैं सब, वो 2 जनवरी को रेजोल्यूशन नहीं तोड़ा, तो क्या ही रेजोल्यूशन लिया आपने, ठीक है। सो इसके अंदर ये बात कही गई। ये किसने कहा था? आपके नसरुद्दीन ने। नेक्स्ट आते हैं आपके टी कृष्णामाचारी। इन्होंने कहा डाइटिव्स को खाए अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। ओहो, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात, बहुत ही जो है बहुत ही जो है ओपनली ये जो इनको डिस्कस करते थे। नेक्स्ट आता है आपके कैसी वियर है। कैसी वियर है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। उन्होंने कहा इट इज़ अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, है ना, और एंड ओपाइन दैट दिस सर्व इज मियर मॉरल होमिली। सर आइवर जनिंग ने क्या कहा इसको, दे आर ओनली अ पायस एस्पिरेशन, जो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसी पायस एस्पिरेशंस है। तो ज़बरदस्त क्रिटिक्स हैं, इनके बड़े बड़े नाम हैं, आप याद रखना इनको। केटी शाह, नेक्स्ट आपके नसरुद्दीन शाह से तो कनेक्ट कर जाइए आप। टी कृष्णामाचारी, केसी वियर, आइवर जेनिंग्स, इन सब के नाम आप जो है मेंशन करना अपने आंसर्स में। अब क्रिटिक्स का सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे इलॉजिकली अरेंज्ड, कि कोई भी प्रिंसिपल लिया उस पर इनको बेस कर दिया है, लॉजिक तो इसके अंदर है ही नहीं, मिस्ड है टोटली। तो एन श्रीनिवासन ये कहते हैं कि द डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉट लॉजिकली अरेंज्ड, ये इनका कहना था, है ना। द डिक्लेरेशन मिक्सेस अप रिलेटिवली unimportant issues with the most vital economic and social questions. It combines rather incongruously the modern with the old and provisions suggested by the reason and science with the provision based purely on sentiments and prejudices. ये कहना था आपके एन श्रीनिवासन का। सर आइवर जनिंग कहते हैं कि टू पॉइंटेड आउट दैट दीज प्रिंसिपल्स हैव नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, ठीक है। अब मतलब इनका भी यही कहना था कि ये प्रिंसिपल्स हैं वो कंसिस्टेंट फिलोसफी पे बेस्ड नहीं है ना। सो ये था। नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेटिव। ये कहते हैं नेक्स्ट क्रिटिक्स कहते हैं कि कंजर्वेटिव है ये। तो अब कंजर्वेटिव का नाम लिया है तो आपके आते हैं सबसे पहले आइवर जोनिंग्स। तो ये कहते हैं कि डायरेक्टिव्स जो है वो बेस्ड है पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लैंड पे। इन्होंने एक बात कही थी कि द घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड बेट्रिस वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। अब ये दोनों कौन है, ये आपको पॉलिटिकल साइंस कोर्स में पता चलेगा, ज़बरदस्त है इसकी स्टोरी भी। अब इसका कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए तब आपको ये भी बात समझ में आएगी। लेकिन आपको पढ़ना है GS2, आपको करनी कंप्लीट आपकी लक्ष्मीकांत। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इनका मेन आर्ग्यूमेंट था कि जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है विच एक्सप्रेसेस फेबियन सोशलिज्म विदाउट सोशलिज्म। कितनी ज़बरदस्त बात कहते हैं। फेबियन सोशलिज्म वो सोशलिज्म है जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रमोट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रमोट किया था फेबियन सोशलिज्म। चलो थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं, जैसे किस तरीके से मैं आपको जो है
PSR का पूरा कोर्स कराऊंगा, ठीक है। अब देखो फेबियन सोशलिज्म का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो हम इसको बोलते हैं सोशलिज्म बाय कॉन्सेंट। सोशलिज्म बाय कॉन्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लो, जैसे कि इसके अंदर आपका जो इंटेलेक्चुअल एंड जो मिडिल क्लास है उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है, ठीक है। अब इनको जैसे कि अवेयरनेस बढ़ानी होगी, किससे रिलेटेड, सोशलिस्ट वैल्यूज़ को स्प्रेड करना होगा, सोशलिस्ट वैल्यूज़ को स्प्रेड करना है सोसाइटी में, एंड इसको वे ऑफ लाइफ बना देना है, ठीक है। अब वे ऑफ लाइफ बना देना है। फेबियन सोशलिज्म, इसका एक बात ये भी है कि इट इज़ द नियरेस्ट टू द लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के सबसे करीब की धारा है, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट थी। इसके अंदर सिडनी वेब जो हम बात करते हैं फेबियनिज्म में, सिडनी वेब इज़ द मोस्ट बेसिकली बड़े जो बहुत बड़े फेबियन सोशलिस्ट थे वो, ठीक है। इसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे। तो ये इसके अंदर हम बात करते हैं। बाकी फेबियनिज्म इतना छोटा नहीं है, बड़ा है बहुत, तो समझाऊंगा इसको आपको पूरे कोर्स में। यस, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपका आता है नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट का। इसके अंदर केस संथानम की अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को बेसिकली लेड करते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका कि इट लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में है। नेक्स्ट गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर के अंदर है, जो कि है डेफिनेटली है ना। According to him, the center can give direction to the state with regard to the implementation of these principles, and in case of non-compliance, ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। सिमिलरली जब प्राइम मिनिस्टर कोई बिल लेकर के आता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करता है, पास बाय पार्लियामेंट, लेकिन प्रेसिडेंट उसको अगर रिजेक्ट कर देता है ऑन द ग्राउंड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो इसकी मिनिस्ट्री और एंड मिनिस्ट्री हैज़ नो राइट टू इग्नोर देम, ठीक है। तो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट आएगा में अकर बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लेवल। तो बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म है ये जो आज हमको होता दिख रहा है। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ज़बरदस्त टॉपिक है यूटिलिटी। यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि इंपॉर्टेंस क्या है इनकी। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कई बार कि डीपीएसपी की ज़रूरत क्या है ना। और अभी आपको बता देते हैं क्या ज़रूरत है इनकी। सो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर देखो कि जितने भी अभी क्रिटिसिज्म और शॉर्टकमिंग हमने पढ़ी, उसके अलावा भी अगर हम जानें तो ये नहीं कह सकते कि इट इज़ एन अननेसेसरी अपेंडेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अननेसेसरी पार्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि ये फंडामेंटल है नेशन की गवर्नेंस में। अब एलन सिमी ये विश्व विख्यात हमारे एमिनेंट जूरिस्ट एंड डिप्लोमेट है। इनका कहना है कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलोसफी ऑफ द सोशल जस्टिस, ठीक है। तो इतनी ज़बरदस्त बात हो गई। इनके बाद आते हैं एमसी चागला जो आपके हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एमसी चागला। इनका कहना है कि इफ़ ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर फुली कैरिड, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं सब अचीव कर लेना तो हमारी कंट्री इंडीड बी ए हेवन ऑन अर्थ, धरती पे स्वर्ग बन जाए। इंडिया हमारी सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी इन पॉलिटिकल सेंस, बट ये वेलफेयर भी बन जाएगा, वेलफेयर स्टेट बन जाएगा जो कि कंट्री के सिटीजन के वेलफेयर की तरफ देखते हैं, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनकी कमेंट्स ना हो किसी पे। तो उन्होंने पॉइंट किया कि जो डायरेक्टिव्स हैं हैव अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज ये हमारे इंडियन पॉलिटी के गोल को बेसिकली बताता है, जो कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द भीमराव अम्बेडकर, एंड इट इज़ डिस्टिंग्विश फ्रॉम द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो आज बनी हुई है। ग्रैनविल ऑस्टिन, इनका कहना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल रिवोल्यूशन और टू फोस्टर दिस रिवोल्यूशन बाय स्टेब्लिशिंग द कंडीशन नेसेसरी फॉर इट्स अचीवमेंट। एक कंडीशन बना दी ताकि ये अचीव कर सके। सर बी एन राव, इनका कहना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आर इंटेंडेड एज मोरल परसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट दैट हैव एटलीस्ट एन एडुकेटिव वैल्यूज, एंड एडुकेटिव वैल्यू जिनको रहेगी इसके रहने से, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस इज द मस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसीज, लॉज एंड वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द नेशन ऑफ द पीपल। एमसी सेतलवाद जो हमारे फॉर्मर एजीए ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब मुझे बताएं
आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर आता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल MC शीतलवत हम देख रहे हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, इन्होंने कहा कि ऑल्दो कन्फर नो लीगल राइट्स एंड क्रिएट नो लीगल रेमेडीज, लेकिन हमारे सिग्निफिकेंट है। क्यों? पहला, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, है ना, ताकि ये हमको बार बार याद दिलाते रहते हैं हमारे कंट्री के जो स्टेट है उसको, कि हमको जो है न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर के प्रिंसिपल पे बेस्ड काम करना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ये यूजफुल बिकॉन लाइट ऑफ द कोर्ट्स करता है, क्योंकि देखो जब भी जुडिशियल रिव्यू की बात आएगी, है ना, तो ये हेल्प करता है बेसिकली कि क्या ये लॉ वैलिड है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वायलेट तो नहीं कर रहा। तो अब जब हमारी सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी इसका यूज़ करती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, मैंने आपको समझा दिया था लास्ट सेशन में, ये दे फॉर्म द डोमिनेटिंग बैकग्राउंड of all state actions, legislative, executive, and also guide to the courts in some respects, है ना। इट ऑल्सो एम्पलीफाई द प्रियम्बल, एम्पलीफाई का मतलब यहाँ पर किस बात से है, एम्पलीफाई यहाँ पर सिग्निफाई करता है कि विस्तार से व्याख्या करता है हमारे प्रियम्बल की, उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, ताकि वही बात मैंने आपको कहा था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बातों को यहाँ पर प्रियम्बल से जो लिखी गई है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी है वो, है ना। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ और इंपॉर्टेंट रोल्स भी हैं जो प्ले करते हैं वो है कि इट फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको आंसर लिखने में ज़बरदस्त मदद करेंगे, ठीक है। तो लिखना, कितने भी पार्टी जो स्टेट मतलब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, है ना, उनमें चेंज आ जाए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर रहेंगे तो ही आपकी उसमें हेल्प होगी, ठीक है। दे आर सप्लीमेंट्री टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। अगर ये राइट्स सप्लीमेंट्री है, डेफिनेटली सप्लीमेंट्री है, क्योंकि पार्ट थर्ड के कारण यहाँ पर जो वैक्यूम आया है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स वो, ठीक है, बेसिकली वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स की यही तो कमी है। तो इस वैक्यूम को ये यहाँ पर फिल कर देता है कि ये यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन लगा देता है स्टेट्स पर कि जो है आपको ये पीपल को देनी है, पर्सन को देनी है, ठीक है। थर्ड रोल क्या इंपॉर्टेंट ये जो प्ले करते हैं डायरेक्टिव्स आपके, ये देयर इम्प्लीमेंटेशंस क्रिएट्स अ फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर द फुल एंड प्रॉपर एन्जॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजन, ठीक है, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ नो मीनिंग, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, दे इनेबल द अपोजिशन टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जबरदस्त बात, ये वही चेक्स एंड इन्फ्लुएंस की बात, चेक्स एंड बैलेंस की बात है। द अपोजिशन कैन ब्लेम द रूलिंग पार्टी, अगर उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाकर के कोई काम किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये डायरेक्ट हमारी अपोजिशन के पास जाकर के बात करना, लेकिन लॉजिकल बात करना कोई पसंद नहीं करता, सब जो है राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको जो है जब कुछ ही ऐसे MP थे जो ज़बरदस्त बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का ही सहारा लेते हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने में, उनकी बातें सुननी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है आपको और अवेयर रहते हो आप क्या एक्टिविटीज़ चल रही है पार्लियामेंट में, तो उनकी बात ज़रूर सुने आप, ठीक। दे सर्व एज अ क्रूशियल टेस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट की कभी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाए, मेजर किया जाए, तो किस आधार पर देखेंगे हम उनको कि कितने DPSPs के लिए बेस्ड इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, लॉज बनाए, बताया हमें, ठीक। तो ये है दे, ठीक है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका दे सर्व एज अ कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। सब ज़बरदस्त बात लिखी गई है इसके अंदर कि ये कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है जो हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो या अपोजिशन हो या स्टेट पार्टी हो, कोई भी उनकी आइडियोलॉजी हो, है ना, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो है मैनिफेस्टो सेम है सबके, ये कॉमन है, ये तो होना ही होना है, ठीक है, इसके बिना हो नहीं सकता। तो इट इज़ अ गाइड, फिलोसोफर एंड फ्रेंड इन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, है ना, तो ये कह सकते हैं। अब अगले लेसन में हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट और बेसिकली डिफरेंसेस हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक स्टे ट्यून्ड एंड व्हेन आई से गाइस प्लीज़ जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे फीडबैक दें, टेलीग्राम पर जाएँ या फिर आप व्हाट्सएप पे भी जा करके दे सकते हैं, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है, अवेलेबल मिल जाएंगे हर लेसन के नीचे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जब तक स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।